आज हम मध्ययुगीन भारत के इतिहास की उन परतों को खोलने जा रही हैं जो अक्सर किताबों में कहीं दबी रह जाती हैं। नमस्कार। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस दौर की एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक दूसरे से बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। जब हम मध्ययुगीन भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर दिल्ली सल्तनत, मुगल, बड़ी बड़ी लड़ाइयों की तस्वीरें आती हैं। वही सब। लेकिन आज की हमारी पड़ताल इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हम एक ही समय में हो रही दो बिल्कुल अलग हकीकतों को एक साथ देखेंगे। एक तरफ भारत के पश्चिमी तट पर लगातार हो रहे विदेशी आक्रमण, संघर्ष और तबाही की कहानी है, जहां वल्लभी और देवल जैसे शहरों का पतन हुआ। हाँ, उन बेहद अमीर और ज्ञान से भरे शहरों की बात करेंगे। और दूसरी तरफ उसी वक्त भारत के पूर्वी तट से एक शांतिपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक विस्तार चल रहा था, जहां भारत की सॉफ्ट पावर दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक अपनी छाप छोड़ रही थी। एकदम सही। तो आज हमारा मकसद इन स्रोतों के जरिए इस पहेली को समझना है कि मध्यकालीन भारत एक ही समय में इतना रक्षात्मक और इतना विस्तारवादी कैसे हो सकता था, और इन दोनों विपरीत धाराओं का भारत पर आखिर असर क्या हुआ। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं, जब हम मध्यकाल कहते हैं तो हमारा मतलब किस समय से है। देखिए, मोटे तौर पर ये 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का लगभग 1000 साल का एक बहुत लंबा दौर है। 1000 साल। इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने जरूर इसे छोटे हिस्सों में बांटा होगा। हाँ बिल्कुल, इसे हम दो बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है पूर्व मध्यकाल, जो 8वीं से 13वीं सदी तक चला। अच्छा, ये राजपूतों और चोलों का समय था। जी, उत्तर में राजपूत, पाल, प्रतिहार और दक्षिण में चोल जैसी बड़ी शक्तियां थी। और दूसरा है उत्तर मध्यकाल, 13वीं से 18वीं सदी तक, जिसमें दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य का दबदबा रहा। और इस लंबे दौर के बारे में जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या हैं? क्या प्राचीन काल के मुकाबले इस दौर की जानकारी ज्यादा पुख्ता है? कहीं ज्यादा। इसकी एक बड़ी वजह है कागज का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। अच्छा। कागज की वजह से लिखने पढ़ने का काम बहुत बढ़ गया, इसलिए हमारे पास जानकारी का भंडार है। इन स्रोतों को हम दो मुख्य श्रेणियों में रख सकते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। बिल्कुल। एक तो पुरातात्विक यानी जमीन से मिली चीजें, और दूसरे साहित्यिक यानी लिखी हुई चीजें। पुरातात्विक स्रोतों में तो यकीनन इमारतें और स्मारक आते होंगे, जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार या आगरा का ताजमहल। सही पकड़े। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, ये सब उस दौर की इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शानदार मिसालें हैं। लेकिन सिर्फ इमारतें ही नहीं, सिक्के भी बहुत कुछ बताते हैं। सिक्के? वो कैसे? सोचिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाई, हाँ, उसके वो अजीबोगरीब प्रयोग, तो उन सिक्कों से उसकी आर्थिक नीतियों और उस दौर के संकट का पता चलता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो ये उसकी धार्मिक नीति और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की तरफ इशारा करता है। यानी उस जमाने में सिक्के सिर्फ करेंसी नहीं थे, बल्कि एक तरह का प्रोपेगेंडा टूल भी थे। शासक अपनी सोच का मैसेज सिक्कों के जरिए जनता तक पहुंचाते थे। बिल्कुल। और इसी तरह दक्षिण भारत में चोल राजाओं ने तो मंदिरों की दीवारों पर ही अपने विजय अभियानों और प्रशासनिक आदेशों का पूरा ब्यौरा खुदवा दिया। मतलब वो पत्थर के सरकारी गजट की तरह हो गए। हाँ, कह सकते हैं। कमाल है। तो ये पत्थर और सिक्के तो एक कहानी बताते हैं, लेकिन उस दौर के लोग क्या सोच रहे थे, उनकी अपनी कहानियां, ये सब जानने के लिए तो हमें लिखी हुई चीजों की तरफ देखना होगा, है ना? एकदम सही। और यहाँ तो स्रोतों का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ दरबारी इतिहासकारों के लिखे वृत्तांत हैं, जैसे अबुल फजल की अकबरनामा, जो अकबर के शासन का महिमा मंडन करती है। और दूसरी तरफ शासकों की अपने आत्मकथाएं भी हैं, जैसे बाबर की बाबरनामा। और बाबरनामा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। नहीं, मैंने सुना है कि उसमें भारत के बारे में बहुत कुछ है। बिल्कुल। उसमें बाबर ने भारत के पेड़ पौधों, जानवरों, फलों और भूगोल के बारे में इतने विस्तार से लिखा है कि वो उस दौर का एक नेचुरल हिस्ट्री का दस्तावेज बन जाता है। लेकिन दरबारी इतिहासकार तो हमेशा राजा की तारीफ ही करेंगे। क्या हमारे पास कोई बाहरी, एक निष्पक्ष नजरिया भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। अल-बरूनी की किताबुल हिंद 11वीं सदी के भारत के समाज और विज्ञान का ऐसा आईना दिखाती है जो कोई भारतीय लेखक शायद नहीं दिखा पाता। और इब्न बतूता, उसका यात्रा वृतांत, रहला? हाँ, वो हमें तुगलक काल की डाक व्यवस्था से लेकर दिल्ली की गलियों तक की सैर कराता है। ये बाहरी नजरिए हमें एक पूरी तरह अलग तस्वीर देते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने मंच तैयार कर लिया है,
तो चलिए कहानी के पहले हिस्से यानी पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां संघर्ष का माहौल था। इन आक्रमणों की वजह क्या थी? इसकी जड़ें 7वीं सदी के अरब में हैं। इस्लाम का उदय सिर्फ एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक नई और ताकतवर राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में हुआ। और उमैयद खलीफा अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार कर रहे थे। बिल्कुल। और भारत उस जमाने में अपनी बेहिसाब दौलत के लिए सोने की चिड़िया के तौर पर दुनिया भर में मशहूर था। तो लालच एक बड़ा कारण था। और इन आक्रमणों में अरबों को पहली बड़ी कामयाबी देवल में मिली। इसकी क्या कहानी है? देवल, जो आज के कराची के पास एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, वो भारत में अरबों की पहली निर्णायक जीत थी। और इसका तात्कालिक कारण बड़ा दिलचस्प है। क्या था? कहते हैं कि श्रीलंका से खलीफा के लिए कुछ तोहफे और यतीमों को लेकर जहाज जा रहे थे, जिन्हें देवल के पास समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। और जब सिंध के राजा दाहिर से शिकायत की गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हाँ, उनका जवाब था कि ये लुटेरे उनके नियंत्रण से बाहर हैं। इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने इसे अपनी तौहीन समझा और बदला लेने के लिए अपने 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया। सिर्फ 17 साल का? हाँ, एक बड़ी सेना के साथ। ये 711-712 ईस्वी की बात है। और यहीं पर वो किले के मंदिर और उसके झंडे वाली कहानी आती है ना, हाँ, जो सुनने में किसी दंत कथा जैसी लगती है। बिल्कुल। देवल के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था, जिसके शिखर पर एक बहुत बड़ा लाल झंडा लहराता था। स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास था कि जब तक ये झंडा लहरा रहा है, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक तरह का सुरक्षा कवच। हाँ, और कहते हैं कि शहर के ही किसी विश्वासघाती ने ये राज कासिम को बता दिया। अच्छा, कासिम समझ गया कि किला जीतने के लिए तलवार से पहले लोगों का मनोबल तोड़ना जरूरी है। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, मंजनीक। मंजनीक, ये उस जमाने की एक तरह की तोप समझी जाए? हाँ, एक विशाल गुलेल जो बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी। आप इसे एक मैकेनिकल तोप कह सकते हैं। उस खास मंजनीक का नाम उरूस था, जिसे चलाने के लिए कहते हैं 500 लोग लगते थे। 500 लोग? जी। कासिम ने सीधा उस झंडे पर निशाना साधा और उसे गिरा दिया। झंडा गिरते ही रक्षकों की हिम्मत जवाब दे गई और शहर का पतन हो गया। ये तो एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, सैन्य जीत से भी बड़ी। इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए? देवल अरबों के लिए गेटवे टू इंडिया बन गया। यहीं से उन्हें सिंध में आगे बढ़ने का रास्ता मिला। स्रोतों के मुताबिक भारत में पहली मस्जिद का निर्माण यहीं हुआ और पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर भी यहीं लगाया गया। ये तो एक रणनीतिक और सैन्य हार थी। लेकिन वल्लभी की कहानी इससे भी ज्यादा दुखद लगती है, क्योंकि वहां सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ज्ञान का एक पूरा केंद्र नष्ट कर दिया गया। ये सोचना ही कितना डरावना है। वल्लभी गुजरात में उस दौर में नालंदा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा? हाँ, ये हीनयान बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक बहुत बड़ा गढ़ था और साथ ही एक अमीर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी। तो इसका पतन कैसे हुआ? क्या ये भी एक सीधा सैन्य हमला था? हमला तो था, लेकिन इसके पीछे एक व्यक्तिगत बदले और विश्वासघात की कहानी है। लोक कथाओं के अनुसार काकू नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी था, जिसका राजा शिलादित्य सप्तम से किसी बात पर विवाद हो गया। कैसा विवाद? कहते हैं कि राजा की बेटी ने व्यापारी की बेटी का कोई कीमती कंघा ले लिया था और राजा ने इस मामले में न्याय नहीं किया। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा बखेड़ा? बात छोटी थी, लेकिन व्यापारी का अहंकार बहुत बड़ा था और बदले की आग में इस कदर अंधा हो गया कि उसने अपने ही शहर को तबाह करने की ठान ली। उसने सीधे अरबों को न्योता भेजा। अपने व्यक्तिगत झगड़े के लिए? हाँ, उसने कहा, मैं तुम्हें शहर में घुसने का चोर दरवाजा दिखाऊंगा। लगभग 788 ईस्वी में यह हमला हुआ। राजा युद्ध में मारा गया और हमलावरों ने विश्वविद्यालय और उसकी लाइब्रेरियों को आग लगा दी। ओह, मतलब सदियों से जमा किया गया अमूल्य ज्ञान और हजारों पांडुलिपियां सब जलकर राख हो गई? सब कुछ। नालंदा के बाद वल्लभी। ऐसा लगता है कि उस दौर में ज्ञान के इन केंद्रों को निशाना बनाना एक पैटर्न सा था। इसका हमारी बौद्धिक विरासत पर कितना गहरा और स्थायी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। जो शहर कभी भारत का गौरव था, वो खंडर बन गया। इस हमले ने मैत्रक वंश का अंत कर दिया और भारत ने अपना एक महान सांस्कृतिक केंद्र हमेशा के लिए खो दिया। ये सुनना ही भयावह है। एक तरफ पश्चिम में ये विनाश और विश्वासघात चल रहा था, तो वहीं पूर्व में एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। वहां क्या हो रहा था? पूर्व में भारत की विदेश नीति तलवार पर नहीं, बल्कि शांति, व्यापार और संस्कृति पर आधारित थी। इतिहासकार इस दौर को
वृहत्तर भारत या ग्रेटर इंडिया कहते हैं। ये सैन्य विजय नहीं, बल्कि दिलों और दिमागों पर सांस्कृतिक विजय का दौर था। आग्नेय एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया में इसका क्या स्वरूप था? ये सांस्कृतिक विजय कैसे हासिल की गई? यहाँ भारतीय व्यापारी, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु अपने साथ कोई सेना नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृत भाषा, शासन प्रणाली और कला लेकर गए। और वहाँ के लोगों ने इसे अपनाया? हाँ, और कमाल की बात यह है कि वहाँ के स्थानीय शासकों ने इन चीजों को स्वेच्छा से अपनाया, क्योंकि उन्हें इसमें अपना फायदा दिखा। इसके कुछ उदाहरण, जैसे इंडोनेशिया या कंबोडिया? जरूर। सुमात्रा में श्री विजय साम्राज्य बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। जावा के शैलेंद्र साम्राज्य ने तो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर बनवाया, जिस पर भारतीय गुप्त और पाल शैली का प्रभाव साफ दिखता है। और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, वो तो आज भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल। अंकोर वाट मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर था, जिसकी दीवारों पर आज भी रामायण और महाभारत के दृश्यों घेरे हुए हैं। वहां के राजाओं के नाम तक संस्कृत में होते थे, सूर्यवर्मन, जयवर्मन। लेकिन क्या ये विस्तार हमेशा इतना ही शांतिपूर्ण था? क्या कभी कोई सैन्य हस्तक्षेप नहीं हुआ? ज्यादातर तो हाँ, लेकिन एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपवाद है। 1025 ईस्वी में महान चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य पर एक बहुत शक्तिशाली नौसेना से हमला किया था। और ये बात हैरान करती है, क्योंकि हम चोलों को दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों के लिए जानते हैं, एक बड़ी नेवी पावर के तौर पर नहीं। यही तो उनकी ताकत थी। और इस हमले का कारण जमीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि समुद्री व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना था। श्री विजय के शासक चीन के साथ होने वाले भारतीय व्यापार में बाधा डाल रहे थे, तो राजेंद्र चोल ने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी नौसेना भेज दी। ये तो हुई दक्षिण पूर्व एशिया की बात। चीन और जापान जैसे बड़े देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे थे? ये रिश्ते मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और रेशम मार्ग की धुरी पर घूमते थे। बोधि धर्म नाम के एक भारतीय भिक्षु ने 5वीं-6ठी सदी में चीन में ध्यान बौद्ध धर्म की नींव रखी, जिसे वहां चान कहा गया। यही चान आगे चलकर जापान में ज़ेन बना। हाँ, और कुंगफू जैसी मार्शल आर्ट्स का आधार भी यही बना। और ज्ञान का आदान प्रदान तो दोनों तरफ से हो रहा था। हुएनसांग जैसे चीनी यात्री भी तो ज्ञान की खोज में भारत आए थे। हाँ, वे नालंदा विश्वविद्यालय में कई साल रहे और अपने साथ हजारों संस्कृत पांडुलिपियां वापस चीन ले गए। कुमारजीव जैसे भारतीय विद्वानों ने चीन जाकर सैकड़ों संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया। ये बात तो सच में हैरान करने वाली है कि जापान में आज भी भारतीय देवी देवताओं की पूजा होती है। हाँ, लेकिन बौद्ध रूपों में। जैसे देवी सरस्वती को वहां बेंजाइटेन के नाम से पूजा जाता है, जो ज्ञान और कला की देवी हैं। और भगवान गणेश को कांगीतेन कहा जाता है, जो बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। गजब है। तो एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ निर्माण, पश्चिम में तलवार और पूर्व में शास्त्र, इन सब का कुल मिलाकर भारत पर क्या असर पड़ा? राजनीतिक रूप से देखें तो अरब सिंध और मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पाए। जैसा कि इतिहासकार स्टेनले लेनपूल ने लिखा है, ये एक निष्फल विजय थी। मतलब जीत तो मिली, पर उसका कोई खास राजनीतिक फायदा नहीं हुआ। सही, लेकिन इसका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा और सबसे महत्वपूर्ण बात दो तरफा था। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब तक हमने भारत के प्रभाव की बात की, लेकिन अरबों ने भारत से क्या सीखा? और यही इस पूरी कहानी का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। अरब उस दौर में ज्ञान के भूखे थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान को सीखा और उसे यूरोप तक पहुंचाने में एक पुल का काम किया। सबसे बड़ा योगदान शायद गणित के क्षेत्र में था। उन्होंने भारत से दशमलव प्रणाली और शून्य का विचार लिया। वो अंक जिन्हें हम आज अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। जी हाँ, और विडंबना देखिए, अरबी भाषा में अंकों को आज भी हिंदसा कहते हैं, यानी हिंद से आया हुआ। वाह! लेकिन जब ये अंक अरबों के जरिए यूरोप पहुंचे तो वे अरबी अंक कहलाए। इसी तरह महान भारतीय खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का अरबी में अल सिनहिंद नाम से अनुवाद हुआ, जिसने अरब एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, चरक और सुश्रुत संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया। बगदाद के खलीफा के दरबार में भारतीय वैद्यों को मुख्य चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया गया था। और पंचतंत्र की कहानियां? पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना के नाम से हुआ, जो पूरी दुनिया में फैल गया। और हमारा शतरंज, जिसे भारत में चतुरंग कहते थे, वो भी अरबों के माध्यम से ही यूरोप पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि सिंध पर हुआ वो हिंसक आक्रमण
अनजाने में भारतीय ज्ञान को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का एक रास्ता बन गया। बिल्कुल, ये एक जटिल और विरोधाभासी प्रक्रिया थी। एक तरफ जहां इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ, वहीं दूसरी ओर भारत का बौद्धिक ज्ञान इस्लामिक जगत के माध्यम से पुनर्जागरण के दौर वाले यूरोप तक पहुंचा। शायद यहीं से उस मिलीजुली संस्कृति के बीज पड़े जिसे हम आज गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत कह सकते हैं। तो आज के इस पड़ताल से ये साफ है कि मध्यकालीन भारत की कहानी सिर्फ आक्रमणों और हार का युग नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ पश्चिम में सैन्य संघर्ष और दूसरी तरफ पूर्व में सांस्कृतिक प्रभाव का एक सुनहरा अध्याय। बहुत सही कहा। वल्लभी और देवल का पतन जहां हमारी रणनीतिक चूकों की दुखद कहानी कहता है, वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का प्रभाव ये साबित करता है कि बिना तलवार उठाए भी दिलों और दिमागों को जीता जा सकता है। और अरबों के साथ हुआ संघर्ष भी अंततः एक बड़े सांस्कृतिक आदान प्रदान में बदल गया। हाँ, एक ऐसा आदान प्रदान जिसने दुनिया के ज्ञान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने बात की कि कैसे हम जिन अंकों को अरबी अंक कहते हैं वो वास्तव में भारतीय मूल के हैं। इतिहास में अक्सर चीजों के नाम उनके अंतिम वाहक यानी जिसने उसे आगे पहुंचाया उसके नाम पर पड़ जाते हैं, न कि उनके वास्तविक खोजकर्ता के नाम पर। ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान की इस लंबी यात्रा में और कितनी ऐसी कहानियां हैं जो ऐसे ही गलत नामों के पीछे छिपी हुई हैं।